नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी बिहार शिक्षक भर्ती 2024 जो पेपर चल रहे हैं भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं हिंदी का कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों का जो लेवल है वो सरल से कठिन की ओर है। तो क्वेश्चन कहता है भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के किस धातु से बना है। ऑप्शन ए भाष से, ऑप्शन बी भाष्य से, ऑप्शन सी भाष से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाषा शब्द जो बना है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है। तो भाष धातु से बना है, इसमें भाई ये हलंत लगेगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाष धातु। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। ऑप्शन ए ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन बी गियरसन, ऑप्शन सी चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुरानी हिंदी का जो नामकरण किया था वो चंद्र शर्मा गुलेरी ने किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, चंद्र शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी सरहपाद, ऑप्शन सी पुष्पदंत, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं वो हो जाएंगे भी स्वयंभू। कौन है, स्वयंभू है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, स्वयंभू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे। ऑप्शन ए प्राकृत से, ऑप्शन बी सौर यानी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है। सही आंसर हो जाएगा सौर यानी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सौर यानी अपभ्रंश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन ए मागधी से, ऑप्शन बी अर्धमागधी से, ऑप्शन सी सौरसैनी से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सौरसैनी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिय प्रवास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रिय प्रवास। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या पूछ रहा है अभी आपसे। ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 है। कितनी है, 5 है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी क्रिया है, ऑप्शन सी विशेषण है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, बूंद बूंद क्या है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण हो जाएगा भैया। क्या है, क्रिया विशेषण है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही किस उपभाषा की बोली है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मगही किस उपभाषा की बोली है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहारी की बोली है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, बिहारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मैथिली बोली के कवि हैं। तो मैथिली बोली के कवि कौन है। ऑप्शन ए विद्यापति हैं, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैथिली बोली के कवि कौन है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यापति हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विद्यापति। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है? अवधि भाषा का लोकप्रिय महाकाव्य बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए मृगावती, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामचरितमानस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, या घा था में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? ऑप्शन ए घा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी या, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है आपसे भाई महाप्राण ध्वनि, तो इसमें है भाई उपयुक्त में एक से अधिक है। क्यों है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घा है तो इसका बनेगा भाई GH, और भाई क्या था तो इसका भी क्या बनेगा TH। तो जिसमें अंग्रेजी लिखते समय अगर किसी के अंत में H आ जाए, क्योंकि इसमें महाप्राण में भी H आता है ना हा का, तो H आ जाए तो वो क्या होगा भैया? महाप्राण होता है। लेकिन शर्त रहेगी सा को छोड़कर, इस सा को छोड़कर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है भाई? ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, ऑप्शन बी कहता है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, सी कहता है नासिक के बाद आने वाली ध्वनियाँ, डी कहता है उपयुक्त में एक से अधिक, ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी लग रहे हैं तो वह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त है? ऑप्शन ए राल, ऑप्शन बी आल, ऑप्शन सी अल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ससुराल शब्द में आपको क्या बताना है भैया? प्रत्यय बताना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस समास में अंतिम पद प्रदान होता है? तो कौन से समास में अंतिम पद प्रदान होता है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतिम पद किस में प्रदान होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रदान होता है। बहुब्रीहि में तीसरा अर्थ निकलता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो टीका का अर्थ कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पार्श्व, ऑप्शन बी फलदान, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, और ऑप्शन ई कहता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टीका का कौन सा अर्थ नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पार्श्व नहीं है, फलदान है, तिलक है, ये टीका के अर्थ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पार्श्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए पतंग, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी भेद, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किसके अनेकार्थी शब्द हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी में हस्त स्वर कौन से हैं? इसमें से हस्त स्वर बताने हैं आपको। ऑप्शन ए आ ई, ऑप्शन बी उ ए, ऑप्शन सी उ बड़ा उ और आए, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हस्व स्वर। तो ये होती है भाई छोटा आ, हस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ भी होता है लेकिन ए नहीं होता भैया, ए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन की बात करें तो वही क्या हो जाएगा, फिर वही पहला है खा और घा है, बी कहता है अभी ता और था है, पा, सी कहता पा और माँ है, डी कहता उपयुक्त में एक से अधिक है, ई कहता उपयुक्त में से कोई नहीं है। जब महाप्राण की बात आ जाए तो एच होगा अंत में, खा का बनेगा के एच, भाई घा का बनेगा जी एच, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाप्राण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन हैं। अब ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन सी हैं ये आपको बताना है भाई। तो ऑप्शन ए जा झा ये नहीं होंगे भैया, ऑप्शन बी टाठा, ऑप्शन सी दा धा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है ओष्ठ व्यंजन। अब ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से होती हैं? तो चा छा जा ये तालव्य होती हैं भाई, किसको होते हैं? तालव्य होते हैं। टाठा डा ये मूर्धा होती हैं, ये दंत वाले होते हैं। तो इसका मतलब पा वर्ग वाला जो होता है, पा वर्ग और छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी
26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को, और ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी दिवस भी कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस पूछ ले आपसे तो 10 या 14 जनवरी को। नेक्स्ट अगला है, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं ये आपको बताना है। कितने हैं भाई? आइए चलते हैं। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उपयुक्त में एक से अधिक हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सर्वनाम के कुल भेद आपको बताने हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 6 हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? तो सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है? ऑप्शन ए लिंग वचन कारक, ऑप्शन बी पुरुष वचन लिंग भेद, ऑप्शन सी वचन लिंग संज्ञा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, लिंग वचन कारक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विशेषण के भेदों के वर्गीकरण का आधार क्या है? विशेषण के जो भेद हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन ए गुण संख्या, ऑप्शन बी गुण संख्या परिमाण, ऑप्शन सी परिमाण गुण सर्वनाम, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुण संख्या परिमाण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में कारक भाई 8 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। को के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऑप्शन ए कर्म कारक है, ऑप्शन बी कर्ण कारक है, ऑप्शन सी संप्रदान कारक है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो बताएं भाई को के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो सही आंसर इसका क्या बताना भाई आपको? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, को के लिए, तो कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा हो जाएगा भाई? कर्म हो जाएगा, कर्म को। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण संधि का उदाहरण बताना है आपको भाई। ऑप्शन ए अधिस्वर, ऑप्शन बी महोषधि, और ऑप्शन सी कहता है महोत्सव, और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महोत्सव में गुण संधि है भैया, महा प्लस उत्सव होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छोटा आ बड़ा आ के बाद ए आई हो तो ए और आ के बाद औ और औ के औ हो तो औ होगा, ये परिवर्तन किस संधि में होता है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि में होता है ऐसा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृद्धि संधि। नेक्स्ट अगला है, सौजन्यता उज्ज्वल भ्रातागण उपयुक्त शब्दों में कौन सा शुद्ध रूप कौन सा है? यानी कि इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए सौजन्यता उज्ज्वल भ्रातृगण उपयुक्त, ऑप्शन बी सौजन्य उज्ज्वल भ्रातृगण उपरोक्त, ऑप्शन सी सौजन्य उज्ज्वल भ्रातृगण उपयुक्त, ऑप्शन डी कहता है भाई उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सौजन्य उज्ज्वल भ्रातृगण उपयुक्त। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, बी कहता है मैं अपनी बातों के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ऑप्शन सी मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, डी कहता है उपयुक्त में एक से अधिक है, ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को क्या कहते हैं? भाई जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ दिया जाए, ऑप्शन ए अपादान कारक है, ऑप्शन बी अधिकरण कारक है, ऑप्शन सी संप्रदान कारक है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, संप्रदान कारक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं, काल कहते हैं, परसर्ग कहते हैं, उपयुक्त में एक से अधिक कहते हैं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है भाई। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे काल कहा जाता है। समय की जब बात आ जाए काल हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए भविष्य काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी वर्तमान काल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रजनीचर, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी उरग, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर्प का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है, तो हो जाएगा रजनीचर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजनीचर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? भाई तुम्हारी जेब खाली है, वाक्य में जेब का लिंग क्या है? जेब कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, जड़ है, उपयुक्त में एक से अधिक है, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये स्त्रीलिंग है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया है, ऑप्शन सी आकर्मक क्रिया है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सही आंसर हो जाएगा आकर्मक क्रिया है। क्या भरता है? घड़ा भरता है। किसको भरता है? तो आंसर नहीं आया भैया, क्या किसको का उत्तर ना मिले तो आकर्मक क्रिया होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्रिया के उस रूपांतरण को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो कर्ता किसमें होगा भाई? ऑप्शन ए कृतवाच्य में, ऑप्शन बी कर्मवाच्य में, ऑप्शन सी भाववाच्य में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो कर्ता की जब बात आ जाए तो कृतवाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? तो आकर्षण का विपरीत क्या होता है? विलोम क्या होता है? कर्षण होता है, संकर्षण होता है, विकर्षण होता है, उपयुक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, विकर्षण होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विकर्षण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए आधंत, ऑप्शन बी अधतन, ऑप्शन सी आधोपांत, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑप्शन ए अभिन्न कहते हैं, ऑप्शन बी समश्रुति भिन्नार्थक कहते हैं, ऑप्शन सी श्रुति सम कहते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं समश्रुति, यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है अभी। ऑप्शन ए दो वर्णों के मेल को संधि तथा दो पदों के योग को समास कहते हैं, ऑप्शन बी दो वर्णों के मेल को समास तथा दो पदों के योग का संधि कहलाता है, ऑप्शन सी दो शब्दों का मेल समास और संधि कहलाता है, डी कहता है उपयुक्त में एक से अधिक है, ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा 112 की बात अगर आ जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला है, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो ने विभक्ति किसकी है भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्म की है, ऑप्शन बी कर्ता है, ऑप्शन सी करण है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, कर्ता ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्ता कारक की बात हो रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्चवास में कौन सा उपसर्ग है? उच्चवास में आपको उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए उच्च है, ऑप्शन बी उत है, ऑप्शन सी उच्च है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो उच्चवास में उत उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है,
किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहते हैं? तो किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उद्देश्य, ऑप्शन बी विधेय, ऑप्शन सी पदबंध, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं उद्देश्य। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो किसी वाक्य में कर्ता को अगर जब आता जाए तो उसे उद्देश्य कहते हैं भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी पदवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषणवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा बनती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला है, दो अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है। ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, और ऑप्शन ई कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि होती है भैया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण संकर, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी शब्दों को क्या कहा जाता है? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तद्भव कहा जाता है। अगला है, कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए वाग्युद्ध, ऑप्शन बी त्रिलोक, ऑप्शन सी परमेश्वर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमेश्वर। कर्मधारय समास परमेश्वर हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कि भाई 8 भेद होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 होते हैं। आइए नेक्स्ट, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान हो, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान हो वाक्य को उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहा जाता है, मिश्र वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, उपर्युक्त में एक से अधिक होता है, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं होता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, विराम चिन्ह को कहते हैं। ऑप्शन ए इस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? इस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? अल्प विराम, अर्धविराम, संक्षेप चिन्ह, उपर्युक्त में एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, इसे अर्धविराम कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धविराम कहा जाता है। नेक्स्ट अगला, अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए अपनी बात सुनने वाला नहीं है, ऑप्शन बी मूर्ख से कहना, ऑप्शन सी अयोग्य से कहना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अयोग्य से कहना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयोग्य से कहना। नेक्स्ट अगला है, अगला क्वेश्चन कहता है, बीती बातों को याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए काम बनाना, ऑप्शन बी गड़े मुर्दे उखाड़ना, ऑप्शन सी बगले झांकना, ऑप्शन सी बगले झांकना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। अगला है, वर्ण और अर्थ के मेल से बनते हैं। ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्ण और अर्थ के मेल से क्या बनती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द बनते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, शब्द। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यार अलावा किस तरह की ध्वनियां हैं? ऑप्शन ए स्पर्श हैं, ऑप्शन बी अंतस्थ हैं, ऑप्शन सी घोष हैं, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक हैं, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो यार अलावा किस तरह की ध्वनियां हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ये अंतस्थ ध्वनियां हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अंतस्थ ध्वनियां हैं। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी अड़ा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन सी ई कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो या जो है वो नासिक के व्यंजन नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? ऑप्शन ए अभिधा, ऑप्शन बी लक्षणा, ऑप्शन सी व्यंजना, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। ये वाक्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक,
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो इसमें क्या हो रहा है, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो अनुप्रास अलंकार होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऊपर वाली पंक्ति में माँ 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 रिपीट हुआ है और नीचे वाली पंक्ति में सा सा रिपीट हुआ है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु और गुरु किसके अंग हैं? ऑप्शन ए रस के हैं, ऑप्शन बी अलंकार के हैं, ऑप्शन सी छंद के हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक तथा अधिक हैं, ऑप्शन ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो लघु और गुरु की बात चल रही है, तो ये लघु और गुरु भी किसके भाग हैं? न रस छंद, ये छंद के भाग हैं भाई। किसके हैं? छंद की। जो मात्रा लगती है छंद में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, छंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, छंद के कितने प्रमुख भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छंद के कितने भाग होते हैं? छंद के 2 भाग होते हैं, बाणलिक छंद और मात्रिक छंद। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए परिनिष्ठित भाषा, ऑप्शन बी विभाषा या उपभाषा, ऑप्शन सी क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भैया विभाषा या उपभाषा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कार्यालय आदेश का, ऑप्शन बी परिपत्र का, ऑप्शन सी अधिसूचना का, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक का, ऑप्शन ई उपयुक्त में कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिसूचना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, अधिसूचना। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण हैं? ऑप्शन ए भाव पल्लवन के, ऑप्शन बी संक्षेपण के, ऑप्शन सी सारांश के, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा संक्षेपण के हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, संक्षेपण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए कर्तव्यशील, ऑप्शन बी कर्तव्यनिष्ठ, ऑप्शन सी किंकर्तव्य विमूढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किंकर्तव्य विमूढ़। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, असमंजस में मन उलझना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? ऑप्शन ए चरपट हैं, ऑप्शन बी नरपति नालय हैं, ऑप्शन सी नागार्जुन है, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया। ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी स्वतंत्रता काल, ऑप्शन सी गद्यकाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। इससे क्या कहा? गद्यकाल कहा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, गद्यकाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी हैं पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? ऑप्शन ए जहाँ एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, बी कहता है जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, सी कहता है जहाँ एकार्थक और अनेकार्थक दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग होता है, डी कहता है उपयुक्त में एक से अधिक, ई कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शाब्दिक व्यंजना कहाँ होती है? सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, नील परिधन बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खिला जो ज्यों ही बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पदार्थ में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको बताना है। उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक हैं। तो कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील परिधन बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, और खिला हो ज्यों ही बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ज्यों शब्द जो आया है यही तो पहचाना जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिका पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा,
उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा छंद है, इसमें छंद बताना है। ऑप्शन ए द्रुत विलंबित, ऑप्शन बी मंदाक्रांता, ऑप्शन सी बसंत तिलका, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसमें द्रुत विलंबित है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है विभाव क्या है। तो विभाव क्या है, विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। ऑप्शन बी विभाव स्थायी भाव है, ऑप्शन सी विभाव अनुभाव है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में एक से अधिक है, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो विभाव जो है विभाव भाव के उद्बोध का कारण है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो बिहार एस्टेट का एग्जाम चल रहा है तो क्लास के लिए जो भी क्लास के प्रश्न जो रखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप इस वीडियो को देखकर जाएं तो आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।